दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल इंग्लिश बाबू पर। और आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके साथ एक नई स्टोरी लेकर। और दोस्तों, आज जो स्टोरी मैं आपके लिए लेकर आया हूँ बहुत ही प्यारी अच्छी कहानी है। कहानी सुनने में आपको मज़ा आएगा। उसके अलावा दोस्तों, आज की इस स्टोरी में आपको कुछ नए इंग्लिश के वर्ड मीनिंग सीखने को मिलेंगे, उनकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के बारे में पता चलेगा। और हमेशा की तरह जो इसका ग्रामर का पार्ट है उसे बिल्कुल डिटेल में कवर करेंगे, तो एक एक स्ट्रक्चर को आप बड़ी आसानी से सीख पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, आज की इस कहानी को हम शुरू करते हैं। और सबसे पहले कहानी का टाइटल देखते हैं। कहानी का टाइटल है द फियर ऑफ गॉड। क्या मतलब हुआ दोस्तों? फियर एक नाउन है, उसके अलावा ये वर्ब भी है, लेकिन यहाँ इसे नाउन के तौर पर प्रयोग किया गया है। फियर का मतलब होता है डर या फिर भय। द फियर ऑफ गॉड का मतलब हुआ कि ईश्वर का, भगवान का डर। तो दोस्तों, ये आज की इस कहानी का टाइटल है, शीर्षक है। और अब मैं इसे पढ़ना शुरू करता हूँ। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप कहानी को बिल्कुल ध्यान से सुनें। यदि आज की कहानी में आपको कोई भी नया शब्द या फिर नया स्ट्रक्चर मिले तो आप उसको नोट करें। और यदि कहानी आपको पसंद आए तो लाइक भी ज़रूर करें। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। वंस देयर वर टू ब्रदर्स हु वर वेरी नोटोरियस। क्या मतलब हुआ? वंस देवर टू ब्रदर्स। दोस्तों, ये जो वाक्य है ये एक सिंपल पास्ट का वाक्य है। सिंपल पास्ट का मतलब होता है जब हम पास्ट में कोई ऐसा वाक्य बनाते हैं जहाँ वॉज या फिर वर का इस्तेमाल हेल्पिंग वर्ब के रूप में किया जाता है, साथ में कोई भी नाउन या फिर एडजेक्टिव को लेकर वाक्य बनाया जाता है। और दोस्तों, जब हम सिंपल पास्ट में या सिंपल प्रेजेंट में कोई भी वाक्य बनाएंगे तो ऐसे वाक्यों में कभी भी वर्ब का यूज़ नहीं किया जाता है। और इसी वजह से इस तरह के जो वाक्य हैं उन्हें नो एक्शन सेंटेंस भी कहा जाता है। तो क्या अर्थ हुआ? वंस, एक बार, देयर वर टू ब्रदर्स, दो भाई थे, हु वर वेरी नोटोरियस। और दोस्तों, ये जो हु है ये एक रिलेटिव प्रोनाउन है। जब हम किसी का कोई भी रेफरेंस देते हैं तो रेफरेंस देने के लिए हु का यूज़ किया जाता है। और ये भी सिंपल पास्ट का ही वाक्य है जहाँ पर वर्ब का इस्तेमाल हेल्पिंग वर्ब के रूप में किया गया है। तो क्या अर्थ हुआ कि एक बार, वंस देयर वर टू ब्रदर्स, एक बार दो भाई थे, हु वर वेरी नोटोरियस, जो बहुत ज़्यादा शरारती थे। नोटोरियस का मतलब होता है कुख्यात होना या बहुत ज़्यादा शरारती स्वभाव का होना। ऐसे व्यक्तियों को नोटोरियस कहा जाता है। They were always up to some mischief। दोस्तों, ये जो वाक्य ये भी एक सिंपल पास्ट का वाक्य है और जहाँ वर्ब का यूज़ हेल्पिंग वर्ब के रूप में किया गया है। दे का मतलब होता है वे या फिर वे लोग। जब सब्जेक्ट में एक से ज़्यादा लोग शामिल होते हैं तो दे का यूज़ किया जाता है, जो कि एक प्लूरल नाउन है। दे वर ऑलवेज अप टू सम मिस्चीफ। और मिस्चीफ का मतलब होता है शरारत। तो दोस्तों, इस लाइन का मतलब क्या हुआ कि वे हमेशा किसी न किसी शरारत में लगे रहते थे। वन डे देयर मदर आस्क्ड अ प्रीस्ट टू टॉक टू हर सन्स एंड पुट द फियर ऑफ गॉड इन देम सो दैट दे वुड मैंड देयर वेज। क्या अर्थ हुआ? वन डे देयर मदर आस्क्ड ए प्रीस्ट। दोस्तों, ये जो वाक्य है ये पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है जहाँ वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज़ किया जाता है। आस्क मतलब होता है पूछना। उसके अलावा किसी व्यक्ति को कुछ करने के लिए कहने को भी आस्क कहा जाता है। और देयर का मतलब होता है अपनी, उनकी। दोस्तों, जब कोई भी व्यक्ति या वस्तु एक से ज़्यादा लोगों से संबंधित हो तो वहाँ पर देयर का यूज़ किया जाता है। तो क्या अर्थ हुआ? एक दिन देयर मदर, उनकी माँ ने, आस्क्ड ए प्रीस्ट, एक पुजारी को कहा, टू टॉक टू हर सन्स, अपने बेटों से बात करने के लिए, एंड पुट द फियर ऑफ गॉड इन दैम, और उनके अंदर ईश्वर का भय बनाने के लिए, सो दैट, ताकि, दे वुड मैंड देयर वेज, ताकि वो अपने तरीकों को सुधारें। और दोस्तों, मैंड वेज का मतलब होता है सुधार करना, अपने तरीकों को बदलना, अपने तरीकों को सही करना। तो इस तरह से पूरी लाइन का क्या अर्थ निकला कि एक दिन उनकी माँ ने एक पुजारी को कहा कि वह उनके बेटों से बात करें और उनके अंदर ईश्वर का जो डर है वो उत्पन्न करें, ताकि दे वुड मैंड देयर वेज, ताकि वो अपने तरीकों को, अपने व्यवहार को वो सुधारें। आगे देखिए, द priest
asked her to the priest asked her to send her sons to him one at a time। क्या अर्थ हुआ कि जो पुजारी थे उन्होंने प्रीस्ट आस्क्ड हर, तो उन्होंने उनसे कहा कि टू सेंड हर सन्स, कि वो अपने बेटों को भेजें, टू हिम उनके पास बेटों को भेजें वन एट ए टाइम, मतलब एक बार में अपने एक बेटे को वो उनके पास भेजें। तो ऐसा जो पुजारी थे उन्होंने उनसे कहा। आगे देखिए, फर्स्ट द यंगर ब्रदर वेंट टू द priest and sat beside him। क्या अर्थ हुआ? फर्स्ट द यंगर ब्रदर वेंट टू द प्रीस्ट। दोस्तों ये जो वाक्य है ये भी एक पास्ट इंडेफिनिट का वाक्य है जहां पर वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाई जाती है। गो मतलब जाना, सेकंड फॉर्म वेंट। फर्स्ट मतलब कि पहले, द यंगर ब्रदर वेंट टू द प्रीस्ट मतलब कि पहले, यंगर मतलब कि छोटा भाई, वेंट टू द प्रीस्ट पुजारी के पास गया, एंड सैट बिसाइड हिम। दोस्तों ये जो वाक्य ये भी पास्ट का वाक्य है। सिट का मतलब होता है बैठना और सेकंड फॉर्म है सैट, और बैठ गया बिसाइड हिम। बिसाइड का मतलब बगल में, बराबर में, बिसाइड हिम मतलब उनके बराबर में, उनके साथ बैठ गया। तो इस तरह से पूरी लाइन का क्या अर्थ निकला कि फर्स्ट द यंगर ब्रदर वेंट टू द प्रीस्ट एंड सैट बिसाइड हिम, पहले छोटा भाई पुजारी के पास गया और उनके बराबर में उनके साथ बैठ गया। द priest asked him in a commanding voice, where is God? और दोस्तों ये भी जो वाक्य है ये पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है जहाँ पर सेकंड फॉर्म लगाई जाती है। आस्क मतलब होता है पूछना और ये सेकंड फॉर्म है। और दोस्तों कमांडिंग वॉइस का मतलब होता है आदेशात्मक आवाज़, मतलब इस तरह की आवाज़ जिसमें किसी व्यक्ति का ऐसा एहसास हो, ऐसा आभास हो कि वो व्यक्ति कोई आदेश दे रहा है। तो ऐसे सिचुएशन में उस आवाज़ को कमांडिंग वॉइस कहा जाता है। तो क्या अर्थ हुआ? द प्रीस्ट आस्क्ड हिम इन अ कमांडिंग वॉइस। आस्क मतलब पूछना और ये सेकंड फॉर्म है। पुजारी ने उससे एक आदेशात्मक आवाज़ में पूछा, आदेशात्मक स्वर में पूछा, वेयर इज़ गॉड। दोस्तों ये जो वाक्य है ये एक सिंपल प्रेजेंट का ही वाक्य है, और जब हम सिंपल प्रेजेंट में कोई वाक्य बनाते हैं तो वहाँ पर इज़ एम आर का यूज़ हेल्पिंग वर्ब के रूप में किया जाता है, साथ में नाउन या एडजेक्टिव को लेकर वाक्य बनाया जाता है। और वेयर का मतलब होता है कहाँ, और ये सिंपल प्रेजेंट का इंट्रोगेटिव सेंटेंस है जहाँ पर इंट्रोगेटिव वर्ड का भी यूज़ किया गया है। तो क्या अर्थ निकला पूरी लाइन का? द प्रीस्ट आस्क्ड हिम इन ए कमांडिंग वॉइस, पुजारी ने उससे आदेशात्मक आवाज़ में, आदेशात्मक स्वर में पूछा, वेयर इज़ गॉड, ईश्वर कहाँ है। द बॉय डिड नॉट रिस्पॉन्ड। क्या मतलब हुआ? द बॉय डिड नॉट रिस्पॉन्ड। दोस्तों ये जो वाक्य है ये एक पास्ट इंडेफिनिट का नेगेटिव वाक्य है, और ऑलरेडी आप जानते हैं जब हम पास्ट इंडेफिनिट में अफर्मेटिव में का वाक्य बनाते हैं तब हमें वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज़ करना होता है, लेकिन जब हम नेगेटिव का वाक्य बनाएंगे तब हमें सब्जेक्ट के बाद डिड नॉट का यूज़ करना होता है, जैसा यहाँ पर किया गया है। और डिड नॉट के बाद हमेशा ही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाई जाती है। तो इस चीज़ को आप याद रखें कि जब आप पास्ट इंडेफिनिट में कोई भी वाक्य बनाएंगे तो यदि वाक्य अफर्मेटिव है तब तो आपको सेकंड फॉर्म का यूज़ करना है, लेकिन उसके अलावा चाहे वो नेगेटिव हो, इंट्रोगेटिव हो या फिर इंट्रोगेटिव नेगेटिव, आपको हमेशा ही वहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करना होता है। तो क्या अर्थ हुआ? द बॉय डिड नॉट रिस्पॉन्ड। रिस्पॉन्ड का मतलब होता है कोई जवाब देना, कोई प्रतिक्रिया करना। लड़के ने जवाब नहीं दिया। और दोस्तों जैसा मैंने आपको भी पास्ट इंडेफिनिट का नेगेटिव के बारे में समझाया, तो यहाँ मैं आपको एक सेंटेंस देना चाहूँगा, सिर्फ एक ही वाक्य नेगेटिव में, आप उसको ज़रूर ट्रांसलेट करें और आप कमेंट में बताएं। चलिए आप उसको नोट कर लीजिए। मैंने उसे नहीं बताया। आई रिपीट द सेंटेंस, मैंने उसे नहीं बताया। तो जो दोस्तों जो वाक्य मैंने आपको दिया है ये पास्ट इंडेफिनिट का नेगेटिव वाक्य है, तो आप इसको जरूर ट्रांसलेट करें और बताएं। तो दोस्तों यहाँ तक कहानी आपको समझ आ गई होगी कि जो ये दो भाई थे जो बहुत ज़्यादा शरारती थे, हमेशा कोई ना कोई शरारत करते रहते थे। तो उनकी जो माँ थी वो एक पुजारी से मिली और उन्होंने कहा कि वो उनके बेटों को समझाएं, उनके अंदर ईश्वर का डर जो है वो पैदा करें। तो जो पुजारी थे उन्होंने उनको कहा कि वो अपने बेटों को एक एक करके भेजें उनके पास। तो जो पहले जो छोटा भाई था वो पुजारी जी के पास गया और उनके साथ बैठ गया, और जो पुजारी थे उन्होंने एक आदेशात्मक स्वर में उससे पूछा, वेयर इज़ गॉड, ईश्वर कहाँ है। द बॉय डिड नॉट रिस्पॉन्ड, और जो लड़का था उसने कोई भी जवाब नहीं दिया। द प्रीस्ट वैन आस्क्ड फॉर द सेकेंड टाइम, और जो पुजारी थे व्हेन आस्क्ड फॉर द सेकेंड टाइम, जब उन्होंने दूसरी बार पूछा, द बॉय रैन अवे,
टू हिज एल्डर ब्रदर एंड सेड, क्या अर्थ हुआ? द प्रीस्ट व्हेन आस्क्ड फॉर द सेकंड टाइम, जब पुजारी ने दूसरी बार पूछा, द बॉय रैन अवे। दोस्तों रन अवे मतलब कहीं भाग जाना, और ये भी पास्ट इंडेफिनिट का वाक्य है जहाँ पर सेकंड फॉर्म लगाई जाती है। रन मतलब भागना, सेकंड फॉर्म रैन। तो पूरी लाइन का क्या अर्थ निकला कि जब पुजारी ने दूसरी बार पूछा, आस्क्ड फॉर द सेकंड टाइम, द बॉय रैन अवे, जो लड़का था वो भाग गया, टू हिज एल्डर ब्रदर, जो लड़का था वो अपने बड़े भाई के पास भाग गया, एंड सैड, और कहा, ब्रदर भाई, डू यू नो गॉड इज मिसिंग एंड एवरीवन थिंक्स दैट वी आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इट। क्या अर्थ हुआ? ब्रदर डू यू नो, क्या तुम जानते हो। और दोस्तों ये जो वाक्य है ये एक प्रेजेंट इंडेफिनिट का इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। जब हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में कोई भी इंट्रोगेटिव का वाक्य बनाते हैं तो वहाँ पर डू या फिर डज का इस्तेमाल हेल्पिंग वर्ब के रूप में किया जाता है। उसके बाद सब्जेक्ट फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाई जाती है। दोस्तों यदि आपका सब्जेक्ट होगा आई, वी, यू, दे या फिर प्लूरल नाउन, तब आपको डू का यूज़ करना होगा, और यदि सब्जेक्ट ही, शी, इट या फिर सिंगुलर नाउन होगा तब आपको डज का यूज़ करना होता है। तो यहाँ जो सब्जेक्ट है वो यू है जिसके साथ डू का यूज़ किया गया है। तो उसने क्या कहा? ब्रदर भाई, डू यू नो, क्या तुम जानते हो, गॉड इज़ मिसिंग। मिसिंग का मतलब होता है गुमशुदा, लापता। जो ईश्वर हैं वो गुमशुदा हैं। एंड एवरीवन थिंक्स, और हर कोई सोचता है। और दोस्तों ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है जहाँ पर यदि सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तब फिफ्थ फॉर्म का यूज़ किया जाता है। एंड एवरीवन थिंक्स, और हर कोई सोचता है, हर किसी को लगता है, दैट वी आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इट, हम इसके लिए जिम्मेदार हैं। तो पूरी तरह से इस लाइन का क्या अर्थ निकला कि वो जो लड़का था, जब पुजारी ने दूसरी बार उससे पूछा तो जो लड़का था वो अपने भागकर अपने भाई के पास गया और उसने कहा कि ब्रदर डू यू नो गॉड इज़ मिसिंग, क्या तुम जानते हो ईश्वर लापता हैं, गुमशुदा हैं। एंड एवरीवन थिंक्स दैट वी आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इट, और हर किसी को लगता है कि हम इसके लिए ज़िम्मेदार हैं। तो दोस्तों इस तरह से ये छोटी सी कहानी यहीं ख़त्म होती है, और शायद ये जो लड़का था वो उन पुजारी जी की बात को नहीं समझ पाया। तो दोस्तों ये आज की छोटी सी कहानी थी। यदि आपको कहानी अच्छी लगी हो, मेरा पढ़ाने का प्रयास भी आपको अच्छा लगा हो, तो आपसे रिक्वेस्ट है आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। यदि आपका कोई भी सुझाव हो तो कमेंट में ज़रूर बताएं। यहाँ तक सुनने के लिए थैंक यू सो मच। हैव ए नाइस डे एंड बाय।